अध्याय 4 की शुरुआत होती है। यह सब देखकर डॉक्टर खान ने सबको पीछे किया और अरवा को धीरे से बिस्तर पर लिटाते हुए कहा, प्रिंसेस डरो मत, यहाँ सभी तुम्हारे अपने ही हैं। बस मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो जिससे मुझे तुम्हारा चेकअप करने में आसानी होगी, नहीं तो तुम्हारा ये जल्लाद भाई मुझे खड़े खड़े ही जला के राख कर देगा। ये सुनकर आरव ने डॉक्टर खान को घूर कर देखा। वहीं अरवा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सहमति में सिर हिलाया। डॉक्टर खान ने पूछा, प्रिंसेस क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपके साथ ठीक क्या हुआ था? यह सुनकर अरवा ने आंखें बंद कर लीं और जानबूझकर दर्द से भरे भाव चेहरे पर लाते हुए बोली, कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। मैं तो भैयू का इंतजार कर रही थी। तभी जैसे ही भैयू आए मैं उनके पास जाने के लिए भागी और सीढ़ियों से मेरा एक पैर फिसल गया। उसके बाद कुछ याद नहीं। अरवा की बड़ी बड़ी समंदर जैसी गहरी नीली आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए। अगर अरवा ने अपने आप में वो बड़ा बदलाव नहीं किया होता तो इस वक्त वो बेहद मासूम और प्यारी लगती, लेकिन अब उसके चेहरे पर तो नहीं, बस उसकी आंखों में ही वो मासूमियत बाकी थी। अरवा की बात सुनकर सभी हैरान रह गए और सरवा उलझन में पड़ गई। डॉक्टर खान ने एक बार फिर अरवा से धीरे से पूछा, प्रिंसेस क्या आप बता सकती हैं आज कौन सा महीना चल रहा है और आज की तारीख क्या है? अरवा ने जानबूझकर जवाब दिया, आज 4 फरवरी 2025 है। ये सुनकर सब लोग चौंक गए क्योंकि जो तारीख अरवा ने बताई वो आज से ठीक 2 महीने पहले की थी, उस दिन की जब सरवा के घर आने से 2 हफ्ते पहले अरवा सीढ़ियों से गिरी थी और उसी दिन डॉक्टर खान ने ही अरवा का इलाज किया था। अब डॉक्टर खान ने अरवा को एक आराम देने वाला इंजेक्शन दिया और उसे सोने के लिए कहा। फिर सबको इशारे से कमरे से बाहर चलने को कहा ताकि अरवा को पूरा आराम मिल सके। वैसे मैं आपको बता दूं, डॉक्टर खान का पूरा नाम डॉक्टर अरसलान खान है, जो दुनिया के टॉप सर्जनों में गिने जाते हैं। उन्हें लोग डॉक्टर मिरेकल भी कहते हैं क्योंकि आज तक इनकी कोई भी सर्जरी फेल नहीं हुई है और ये आरव कपूर के बचपन के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं। डॉक्टर खान की उम्र और कहानी आपको आगे चलकर सुनने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल हम अरवा और कपूर परिवार की उलझनों को सुलझाते हैं। प्रेजेंट सीन, हॉल में सबका इकट्ठा होना। बाहर हॉल में इस वक्त पूरा परिवार डॉक्टर खान को इस तरह घूर रहा था जैसे कह रहा हो, अगर कोई बुरी खबर दी तो तुझे भी एक बुरी खबर बना देंगे। बेचारा डॉक्टर खान पसीना पोंछते हुए हकलाते हुए बोला, आप सब ऐसे घूर घूर कर डराओगे तो मैं कैसे कुछ बता पाऊंगा, प्लीज। डॉक्टर खान की ऐसी नाटकीय बातें सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक ठंडी सी आवाज सबके कानों में गूंजी, आप सब लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि आरव कपूर की थी, जो अभी अभी अपने कमरे से बाहर आया था, अपने आप को एक बार फिर वैसे ही तैयार करके जैसे वो अपने पुराने हैंडसम एरोगेंट सीईओ वाले अवतार में हुआ करता था। आरव की आवाज सुनते ही सब होश में आ गए और नजरें इधर उधर फेरने लगे। डॉक्टर खान ने भी दांत दिखाते हुए हंसकर कहा, आरव मेरे भाई, मेरी जान, कुछ नहीं हो रहा, हम सब बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ये कहकर डॉक्टर खान ने सबको आंखों से इशारा किया और बाकियों ने भी फौरन उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सबकी ये नाटकीली हरकतें देखकर आरव थोड़ी तेज आवाज में बोला, आ गया हूं मैं, अब कोई मुझे बताएगा कि मेरी प्रिंसेस को क्या हुआ है। अब माहौल अचानक गंभीर हो गया। डॉक्टर खान और बाकी सब भी अब सीरियस हो गए। डॉक्टर खान बोले, प्रिंसेस की तबीयत अब ठीक है, लेकिन सभी ने राहत की सांस ली ही थी कि डॉक्टर खान का लेकिन सुनते ही सब फिर से उसकी तरफ देखने लगे जैसे पूछ रहे हों, लेकिन क्या? डॉक्टर खान ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, लेकिन वो अपने पिछले 2 महीनों की याददाश्त खो चुकी हैं। शायद ये उस जहर का साइड इफेक्ट है। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। तभी अरविंद जी बोले, जहर? कैसा जहर? तुमने ही तो कहा था कि प्रिंसेस ने नींद की दवा ली थी। ये सुनकर डॉक्टर खान ने गंभीरता से आगे कहा, जी अंकल, आपने सही सुना था, मैंने वही कहा था क्योंकि रिपोर्ट्स में तो यही दिख रहा था, लेकिन मुझे शुरू से शक था कि सिर्फ नींद की दवा से इतनी गंभीर हालत नहीं हो सकती। दवा का असर न होना और हालत इतनी बिगड़ना, ये तब मुमकिन है जब दवा में कुछ मिलाया गया हो। और इसी शक को दूर करने के लिए मैंने प्रिंसेस का ब्लड सैंपल विदेश की ASR मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा था। डॉक्टर खान की बात सुनकर सारे घर वाले शांति से सुन रहे थे, लेकिन अब उनके मन में भी सवाल उठने लगे थे। तभी पीछे से आती सरवा ने भी
ही डॉक्टर खान की बातें सुनी और जैसे ही डॉक्टर खान के मुंह से ASR मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम सुना, वो खुद को रोक न सकी और अचानक घबराते हुए ऊंची आवाज में चिल्ला उठी, ASR मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ UK। उसकी आवाज सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। अपनी तरफ सबकी नजरें महसूस करके सर्वा ने घबराहट को छुपाते हुए खुद को संभालते हुए कहा, वो असल में डॉक्टर खान ने जैसे ही ASR मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम लिया, मैं थोड़ी हैरान रह गई, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से वहां महीनों तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलती और अगर मिलती भी है तो कम से कम 1 साल बाद की। और उनके रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे कि वो कभी किसी दूसरे अस्पताल के मरीज की रिपोर्ट्स नहीं बनाते और ना ही ऐसे मरीजों का इलाज करते हैं जब तक वो उनके हॉस्पिटल में एडमिट ना हो। तो फिर अरु तो किसी और देश के अस्पताल में एडमिट थी। सर्वा की बात सुनकर बाकी घर वालों पर ज्यादा कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो पहले से ही इन बातों को जानते थे। वहीं डॉक्टर खान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी अक्षरा जी बड़ी शांति से सर्वा की ओर देखते हुए बोली, सर्वा, तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता कि जो लोग खुद ASR मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े होते हैं, उनके लिए वहाँ के रूल्स अलग होते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है और उनके मरीजों को भी। और शायद आपको ये नहीं पता कि हमारा डॉक्टर अरसलान उसी ASR मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री पूरी करके आए हैं, और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट बनकर। और अभी भी डॉक्टर अरसलान दुनिया की सबसे बेहतरीन मेडिकल यूनिवर्सिटी की टॉप डॉक्टर टीम के सर्वश्रेष्ठ सदस्यों में से एक हैं। इसलिए वो कभी भी कहीं भी अपने किसी भी मरीज का इलाज वहां करवा सकते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर सर्वा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। एक पल के लिए तो वो प्रशंसा भरी निगाहों से डॉक्टर खान को देखने लगी, लेकिन जल्दी ही उसे फिर से खतरे का एहसास हुआ। तभी आरव की ठंडी मगर तंज भरी आवाज सुनाई दी, अपनी तारीफ सुन ली हो तो अब आगे भी कुछ बोलो। आरव की बात सुनकर एक पल को डॉक्टर खान ने उसे हल्की चिड़ी हुई नजर से देखा, लेकिन फिर फौरन गंभीर होते हुए बोले, रिपोर्ट्स मुझे कल शाम को ही मिल गई थीं और उन्हें देखकर मैं खुद हैरान रह गया, क्योंकि उन रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा था कि अरवा ने जो जहर लिया है वो बहुत ही रेयर है और उस जहर का जो एंटीडोट है वो उससे भी ज्यादा रेयर है। सीधे शब्दों में कहूँ तो उस जहर का इलाज खास तौर पर बनवाना पड़ता है, जो कि सिर्फ ASR मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही तैयार किया जाता है। डॉक्टर खान ने एक सांस ली और फिर बोले, इस जहर को हम SSKD पॉइजन कहते हैं, यानी स्लो स्नेक किलिंग डेथ। मतलब अगर कोई इंसान ये जहर ले ले तो ये धीरे धीरे उस इंसान को अंदर से जलाकर तड़पा कर मारता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई जहरीला सांप धीरे धीरे अपने शिकार को खत्म करता है। ये जहर दुनिया के तमाम जहरीले सांपों, बिच्छुओं और बाकी जितने भी घातक जहर इस दुनिया में मौजूद हैं, उन सबको मिलाकर बनाया जाता है। इस जहर का एक ही कतरा 10 करोड़ रुपए में मिलता है, वो भी तब जब 6 महीने पहले इसका ऑर्डर दिया जाए। डॉक्टर खान की आवाज अब और भी गहरी और रहस्यमय हो गई थी। और सबसे अहम बात यह है कि इस जहर का एंटीडोट ASR मेडिकल यूनिवर्सिटी में जरूर तैयार होता है, लेकिन इसे यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स या साइंटिस्ट्स नहीं बनाते। ये एंटीडोट खुद उस यूनिवर्सिटी के ओनर बनाते हैं। कौन है वो? कोई नहीं जानता। वो कैसे बनाते हैं ये भी रहस्य है, मगर पूरी दुनिया को सिर्फ इतना मालूम है कि उनके अलावा ये एंटीडोट कोई नहीं बना सकता। घर वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। डॉक्टर खान ने बात आगे बढ़ाई, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतना कीमती एंटीडोट वो शख्स कभी भी कोई फीस नहीं लेता। हाँ, मुफ्त में भी नहीं देता। सिर्फ कुछ खास किस्मत वाले लोगों को ये एंटीडोट मिल पाता है, लेकिन एक शर्त पर। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है जिसमें लिखा होता है कि उस एंटीडोट के बदले जिंदगी में कभी भी वो रहस्यमय मालिक उस इंसान से कोई भी फेवर मांग सकता है। डॉक्टर खान ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, है और हमारी अरु, वो वाकई बहुत खास है, क्योंकि जैसे ही मुझे उस जहर का शक हुआ, मैंने तुरंत उसका नाम उस लिस्ट में भेज दिया था, और खुशकिस्मती से उस वक्त एक एंटीडोट उपलब्ध था। वो कल तक यहाँ पहुंच जाएगा। डॉक्टर खान की आंखों में हल्की सी नमी और गर्व था। अरु वाकई बहुत खास है, जो इतने खतरनाक जहर से बच भी गई और जाग भी गई।
डॉक्टर खान की बात सुनकर पूरे घर में जैसे सन्नाटा छा गया। सबकी आंखों में हैरानी और दिलों में गहरा दुख था। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि उनकी नाजों से पली राजकुमारी, उनकी नन्ही सी अरवा कैसे इतनी बड़ी तकलीफों से गुजरी होगी। जिस बच्ची को बचपन से एक खरोंच तक नहीं लगने दी, वही आज जिंदगी और मौत के बीच लड़ चुकी थी। हर किसी के दिल में जैसे एक तूफान चल रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर हुआ था तो वो था आरव कपूर, क्योंकि अरवा को सबसे ज्यादा प्यार उसी ने दिया था। बचपन से उसे अपनी आंखों का तारा बनाकर पाला था। लोग अक्सर अपनी मोहब्बत को राजकुमारी कहते हैं, लेकिन आरव ने तो अपनी बहन को सच में राजकुमारी की तरह रखा था। उसने उसे सिर्फ बहन नहीं, अपने बच्चे की तरह पाला था। हर चीज का ध्यान रखा, हर छोटी खुशी उसके कदमों में बिछा दी। अब उसी बहन की हालत सुनकर आरव अंदर से पूरी तरह टूट गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने से उसका दिल निकाल लिया हो। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि उसकी नन्ही अरवा ने कितना दर्द सहा होगा। उसके दिमाग में बार बार डॉक्टर खान की बातें गूंज रही थीं। जहर, दर्द, उसकी बच्ची की हालत। आरव जैसे होश ही खो बैठा था। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। आज वो खुद को पूरी तरह हार चुका महसूस कर रहा था। एक बड़ा भाई जो हमेशा अपनी बहन की ढाल बनकर खड़ा रहा, आज अपने आप को बेबस और टूटा हुआ महसूस कर रहा था। अरे यार, मेरे प्यारे रीडर्स, आरव कितना अच्छा भाई है ना। उसका दर्द देखकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। काश मेरे पास भी आरव जैसा कोई भाई होता, लेकिन कहाँ हमारी किस्मत अरवा जैसी। खैर, आप सब कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके भाई आपसे कितना प्यार करते हैं और आरव और अरवा के बीच का ये रिश्ता आपको कैसा लगा। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हर कोई अपने अपने भावनाओं में डूबा हुआ था। किसी की आंखों में पछतावे का सैलाब था तो किसी की आंखों में उठते सवालों का तूफान। पर एक निगाह जो हर किसी से बचती फिर रही थी, वो थी सर्वा की। उसके चेहरे पर छलकते आंसू अगर कोई और देखता तो शायद कहता वो भी तो दुखी है, लेकिन अगर कोई उसकी आंखों के भीतर झांकता तो देख पाता वहां बस एक गहराती साजिश पल रही थी। उसकी जुबान भले चुप थी, लेकिन उसकी रूह चीख रही थी। क्यों क्यों अरवा फिर से बच गई? अब तक वो सोच चुकी थी कि खेल खत्म हो गया है, पर जैसे जैसे डॉक्टर खान की बातें सामने आती गईं, वैसे वैसे सर्वा का डर गुस्से में बदलता गया। इतनी मुश्किल से तो मैंने सब प्लान किया था। जहर तक वही जो कभी वापस ना बचाए, और अब ये सब, ये ASR, ये अरसलान, ये एंटीडोट। उसके जहन में हर नाम आग की तरह जल रहा था, पर बाहर से वो शांत बनी रही। बस एक कोना पकड़कर बैठ गई, और उधर जमीन पर झुका हुआ आरव जैसे अपनी सारी ताकत, सारी जिंदगी उस एक लम्हे में हार गया हो। उसका कांपता हुआ बदन, उसकी फटी हुई सांसें और उसका टूटा हुआ मन, जैसे ये सब चीख चीख कर कह रहे थे, मैं अपनी प्रिंसेस को बचा नहीं पाया। और तभी डॉक्टर खान उसके पास झुका, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आरव, अभी सब खत्म नहीं हुआ। अरु जिंदा है, वो हमारे साथ है, और अब उसे तुम्हारी जरूरत है। आरव ने अपनी आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। वो आंखें जो अब मासूम नहीं थीं, ना ही सिर्फ टूट चुकी थीं, वो आंखें अब बदले की आग से जल रही थीं। की आंखें अब भी लाल थीं, मगर इस बार वजह दर्द नहीं, बल्कि एक ऐसा गुस्सा था जो सारा आसमान जला देने की ताकत रखता था। उसने धीरे से सिर उठाया और पूरे परिवार की ओर ऐसी नजर डाली जैसे उसकी आंखों में शोले भड़क रहे हों। उसके चेहरे पर छाया सन्नाटा और नजरों की सख्ती देखकर पूरा परिवार कांप उठा। यहाँ तक कि उसके सख्त मिजाज पिता अरविंद कपूर भी एक पल को सहम गए। तभी आरव की आवाज गूंजी, बर्फ से भी ज्यादा ठंडी, मगर इतनी खतरनाक कि सुनते ही सिहरन दौड़ जाए। मेरी बच्ची को जिस किसी ने भी ये तकलीफ दी है, जिसने भी उसे जहर दिया, उसे चोट पहुंचाई, मैं उसे इस दुनिया में जन्म लेने पर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। ऐसी मौत दूंगा कि उसकी रूह भी दोबारा जन्म लेने से डरेगी। मेरी राजकुमारी ने जितना दर्द सहा है, उसका 1000 गुना ज्यादा दर्द मैं उसे दूंगा। चाहे वो इंसान कोई पराया हो या अपना, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आरव एक पल को रुका, फिर अपना फैसला सुनाया। उसकी आवाज अब भी वही बर्फ सी सख्त थी। आज से इस घर में मेरी बच्ची के लिए कोई खाना नहीं बनाएगा, कोई उसे कुछ नहीं खिलाएगा। आज से मैं खुद अपनी अरु के लिए सब कुछ बनाऊंगा, अपने हाथों से, क्योंकि अब मेरी बहन सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। इतना कहकर आरव गुस्से से वहां से चला गया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया।
किसी के पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं बचे थे। सबके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर इतनी हिम्मत किसने की? वो कौन सा दुश्मन हो सकता है जिसने अरु पर हमला किया? क्योंकि अरवा के बारे में तो कोई जानता तक नहीं था। हर कोई अपने अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा घबराई हुई थी सर्वा। आरव का वो खौफनाक रूप देखकर उसकी हालत पतली हो गई थी। जब तक आरव वहां मौजूद था, सर्वा को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें उसका गला दबा रही हों। उसका दम घुट रहा था। वो पसीने पसीने हो चुकी थी और कांपती हुई अपने कमरे की तरफ भाग गई। उस वक्त किसी ने उस पर ध्यान तक नहीं दिया। तभी डॉ खान ने गहरी सांस लेते हुए सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उनकी आवाज में भी थकान और झुंझलाहट साफ झलक रही थी। मैं कल फिर आऊंगा, और हाँ, कृपया ध्यान रखें कि अरवा से कोई भी पुरानी बातें न दोहराए। जब तक मैं दोबारा उसके सारे टेस्ट नहीं कर लेता, कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा सकता। अभी तक मैंने उसे एंटीडोट नहीं दिया है। उसकी हालत स्थिर होते ही शुरू करूंगा। वो अपने पिछले 2 महीने की यादें भूल चुकी है, तो कोशिश करें उसे कोई चीज याद दिलाने की कोशिश न करें। जो वो कहे वही करें। उसे सिर्फ खुश रखें। यही फिलहाल उसके लिए सबसे बेहतर होगा। डॉ खान ने एक नजर पूरे कमरे पर डाली, फिर बिना किसी से कुछ और कहे गुस्से में ही बाहर निकल गए। अब किसी का भी कुछ खाने का मन नहीं था। दिलों पर जैसे एक बोझ सा था। बिना डिनर किए सब चुपचाप अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन नींद किसी को भी नहीं आई। अगले दिन की पहली सुबह अरवा की जिंदगी में एक नई शुरुआत लेकर आई। धूप की हल्की किरणें अरवा के चेहरे पर पड़ रही थीं। वो अभी भी नींद में थी और उन्नींदेपन में ही करवट बदलते हुए बोली, आहा मचा नानो, ना पर्दे लगा दो ना, बहुत नींद आ रही है। अना थोड़ी देर बीत गई, लेकिन न तो पर्दे लगे और न ही कोई जवाब मिला। अब तीखी धूप की किरणें अरवा की प्यारी नींद में खलल डाल रही थीं। नींद में ही मुंह फुलाते हुए उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी सुनहरी गहरी आंखें, जिनमें नींद पूरी न होने की झुंझलाहट साफ दिख रही थी। अब आप सोच रहे होंगे, कल तो उसकी आंखें नीली थीं, फिर अब सुनहरी कैसे हो गईं? तो बताना जरूरी है। हमारी अरवा खास है। उसकी आंखों का ये रहस्य आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। पहले तो अरवा ने सामने की अनजान छत को देखा और कुछ पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उसे पिछली रात की और उससे पहले की सारी बातें याद आ गईं। सारे लम्हे याद आते ही वो एक हल्की सी अंगड़ाई लेकर उठी और मुस्कुराते हुए खुद से बोली, ओफ नानो, आज आपकी बहुत याद आ रही है। चलो अरवा बेटा, अब उठ जा। नानो तो अब इस धूप में तेरी नींद नहीं बचाएंगी। इतना कहकर अरवा उठी और ताजगी लेने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अरवा जब बाथरूम में आई और आईने में खुद को देखा तो मुंह बनाते हुए बोली, अरे यार, ये अरवा कैसे खुद को इतना बदसूरत बना लेती थी, सोच के ही अजीब लग रहा है। और जहां तक मैंने अपनी ही कहानी पढ़ी थी, उसने ये काला रंग लगाया तो था, लेकिन परमानेंट नहीं लगाया था। फिर भी ये रंग उतरेगा पूरे 1 महीने में। सोच के ही गुस्सा आ रहा है कि मुझे इस बदसूरती के साथ पूरा 1 महीना रहना होगा। ऊपर से इसका सॉल्यूशन भी मंगवाना पड़ेगा। और ये सब हुआ किसकी वजह से? उस नेवले जैसी शक्ल वाली की वजह से। उसी की वजह से मुझे भी ये डरावना लुक झेलना पड़ रहा है। सच कहूं तो नेवला भी उससे ज्यादा सुंदर है। वो सर्वा की चुड़ैल, जंगल के सारे अजीब जीवों का मिक्स लगती है। इतना कहकर अरवा ने गुस्से से नल का पानी चलाया और मुंह धोने लगी, जैसे उस रंग के साथ साथ अपनी झुंझलाहट भी बहा देना चाहती हो। अरवा जब बाथरूम में आई और आईने में खुद को देखा तो मुंह बनाते हुए बोली, अरे यार, ये अरवा कैसे खुद को इतना बदसूरत बना लेती थी, सोच के ही अजीब लग रहा है। और जहां तक मैंने अपनी ही कहानी पढ़ी थी, उसने ये काला रंग लगाया तो था, लेकिन परमानेंट नहीं लगाया था। फिर भी ये रंग उतरेगा पूरे 1 महीने में। सोच के ही गुस्सा आ रहा है कि मुझे इस बदसूरती के साथ पूरा 1 महीना रहना होगा। ऊपर से इसका सॉल्यूशन भी मंगवाना पड़ेगा। और ये सब हुआ किसकी वजह से? उस नेवले जैसी शक्ल वाली की वजह से। उसी की वजह से मुझे भी ये डरावना लुक झेलना पड़ रहा है। सर्वा की ढेर सारी बुराई करने के बाद आखिरकार अरवा नहाने चली गई। अरवा अब बाथरूम में अकेली थी। जब वो नहाने के लिए बाथटब के पास आई और अनजाने में उसका पैर गर्म पानी में चला गया तो उसकी जोर की चीख निकल गई, आहा, जल गया। अरवा ने फौरन अपना पैर बाहर निकाला और हल्के से लंगड़ाते हुए उसे देखने लगी। तेज जलन ने उसकी आंखों में आंसू ला दिए। वो आंसू दर्द से नहीं, अंदर तक लगी चोट से थे।
जब उसकी आंखों से टपके आंसू पानी में गिरे तो अचानक बाथटब का पानी हल्का सा चमक उठा। अरवा चौंकी नहीं, क्योंकि उसकी नजर उस पर पड़ने से पहले ही वो पानी फिर से सामान्य हो गया। अरवा ने वहीं रखी ऑइंटमेंट से धीरे धीरे अपने जलते हुए पैर पर मरहम लगाया। थोड़ी राहत मिलते ही वो खुद से झुंझलाते हुए बोली, अरवा, ये तेरी नई जिंदगी का पहला दिन है। अगर तूने अपनी ये पुरानी लापरवाहियां नहीं छोड़ी तो कहीं ये पहला दिन ही आखिरी न बन जाए। पानी में पैर डालने से पहले उसका तापमान तो देख लिया कर। अब तापमान नॉर्मल लग रहा था तो अरवा धीरे धीरे बाथटब में बैठ गई। उसने आंखें बंद की और गुनगुने पानी में आराम से लेट गई। लगभग 30 मिनट बाद जब उसने आंखें खोली तो वो हैरान रह गई। बाथटब का पानी काला हो चुका था। वो तुरंत बाथटब से बाहर आई और तब उसका ध्यान अपने शरीर पर गया। अब अरवा की त्वचा काली नहीं, बल्कि दूध जैसी गोरी, मुलायम और दमकती हुई हो चुकी थी। उसके रेशमी बालों से हरा रंग पूरी तरह निकल चुका था और अब वो सुनहरे, घुटनों तक लंबे और चमकदार हो गए थे। हैरानी के साथ साथ एक हल्की सी मुस्कान अरवा के चेहरे पर आ गई। उसने शॉवर के नीचे खड़े होकर अपने आप को अच्छे से साफ किया, ताकि जो थोड़ा बहुत पुराना रंग बचा था वो भी उतर जाए। आज उसकी असली पहचान, उसकी असल खूबसूरती फिर से सामने आ चुकी थी। जब अरवा आईने के पास पहुंची और खुद को देखा तो वो एक पल के लिए जैसे सदमे में चली गई, क्योंकि इस बार आईने में जो चेहरा था वो कोई साधारण नहीं, एक अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत चेहरा था, जैसे वो इस दुनिया की ही ना हो। उसकी आंखें चमक रही थीं, चेहरा दूध सा उजला, होंठ गुलाबी और बालों की लहरें ऐसे गिर रही थीं जैसे सोने की धाराएं। अरवा इतनी हैरान थी कि सदमे में हाथ से शैम्पू की बोतल गिरा बैठी। बोतल के गिरने की आवाज ने उसे यकीन दिला दिया कि यह हसीन चेहरा उसका ही है, कोई सपना नहीं। और फिर अरवा खुशी से नाचने लगी। वैसे सच्चाई ये है कि हमारी अरवा ने जानबूझकर शैम्पू गिराया। सदमे से बाहर आने के लिए दर्द नहीं, नाटक चाहिए था। आखिर अब वो पहले वाली सीधी सादी अरवा नहीं रही। ये नई अरवा तो ऐसी है जो अपने दुश्मनों की बैंड, बाजा और पियानो सब एक साथ बजा सकती है। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, वरना कहीं ये हमें ही अपना पहला टारगेट न बना ले। अरवा खुद से ही बोली, अरे वाह, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। शायद इस दुनिया में कोई भी मेरे जैसा नहीं होगा। वो मुस्कुराई, फिर बोली, शुक्र है जिसने भी ये नावेल लिखी उसने अरवा को इतनी सुंदर बना दिया, नहीं तो उस पुरानी शक्ल को देखकर तो मैं खुद ही उफ, सोच के ही डर लगने लगता है। वैसे उस पुरानी अरवा को क्या सूझी थी जो इतनी खूबसूरती होते हुए भी खुद को बदसूरत बना डाला? पागल थी क्या? खुदा की दी हुई इतनी प्यारी शक्ल को बर्बाद कर दिया। लेकिन अब मैं वही अरवा नहीं हूँ। अब तो मैं अपनी इस खूबसूरती का भरपूर मजा लूंगी, सबको जलाऊंगी और जो भी मुझे तकलीफ देगा उसे उसका जवाब मिलेगा। पहले भी मैं सुंदर थी, लेकिन अब तो ये नई अरवा उस पुरानी की बस दसवत ही थी। अब मजा आएगा। इतना कहकर अरवा मचलती हुई एक प्यारे से गुलाबी रंग के बाथरोब में नहाकर कमरे में आ गई। बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं और चेहरे पर मुस्कान थी जो साफ कह रही थी, अब असली खेल शुरू होता है। मेरे प्यारे पाठकों, उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। वैसे तो मैं माफी चाहती हूँ कि अभी तक न हमारे हीरो की एंट्री हुई और न ही उस रहस्यमयी विलेन की, लेकिन क्या करूं, हमारी अरवा ही इतनी खास है कि उसे देखकर बाकी किरदारों को स्टेज पर आने का मौका ही नहीं मिल रहा। आपके हर एक कमेंट, हर एक फीडबैक की मुझे दिल से कदर होती है। कभी कभी लगता है जैसे मैं अकेले नहीं लिख रही, आप सब मेरे साथ इस कहानी को जी रहे हो। सच कहूं तो ये शब्द, ये जज्बात, ये जादू, सब कुछ आपके प्यार से ही तो जिंदा है। तो प्लीज अपने सवाल, अपनी राय और इस नावेल को लेकर आपके दिल की बात मुझसे जरूर शेयर करें। आपका हर एक शब्द मेरे लिए एक नई रोशनी की तरह होता है। मिलते हैं अगली कड़ी में, जहां शायद अरवा के साथ साथ कोई और चेहरा भी आपके दिल में उतर जाए। तब तक ड्रीम लाइक अरवा, शाइन लाइक हर टू, आपकी लेखिका। और हाँ, कल का अध्याय बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि जिसका इंतजार मुझे भी है और शायद आपको भी, वो कल के अध्याय में सामने आ सकता है। लेकिन एक बात कहूँ, मैं आप सबसे थोड़ी सी नाराज भी हूँ। इतने समय से मैं दिल लगाकर लिख रही हूँ, हर शब्द में अपने जज्बात डाल रही हूँ, पर अब तक किसी का भी टिप्पणी नहीं आया। जरा सोचिए। अरवा अब धीरे धीरे क्लोसेट की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने क्लोसेट का दरवाजा खोला, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं।
सामने एक बहुत ही विशाल कमरा था, इतना बड़ा कि जैसे कोई लग्जरी शॉप हो। वहां हर तरफ रंग बिरंगे कपड़े, स्टाइलिश बैग्स, हील्स, सैंडल्स, बूट्स और हर वो चीज मौजूद थी जो एक लड़की के सपनों का हिस्सा होती है। कमरे में एक तरफ पारंपरिक परिधान सजे थे तो दूसरी ओर वेस्टर्न आउटफिट्स की एक लंबी कतार थी। कपड़े इतने ज्यादा थे कि अगर अरवा हर दिन एक ड्रेस पहनकर फेंक भी दे तब भी शायद सारे कपड़े कभी खत्म ना हो। ये सब देखकर अरवा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो सच में बच्चों की तरह खुशी से नाचने लगी। आखिरकार ये वही चीज थी जो दुनिया की हर लड़की को पसंद होती है, खूबसूरत कपड़े और ढेर सारी शॉपिंग। हमारी अरवा भी इस मामले में किसी से कम नहीं। उसे खाने और शॉपिंग का बहुत शौक है। पिछली जिंदगी में उसके बिजनेस का आधा हिस्सा तो फैशन डिजाइनिंग और रेस्टोरेंट चेन से जुड़ा था। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि इस कमरा देखकर अरवा कितनी खुश हुई होगी। अपनी चमकती आंखों से चारों ओर देखते हुए अरवा ने प्यार से कहा, थैंक यू भाइयों, मुझे पता है ये सब आपका ही किया हुआ है। आप ही मेरी हर जरूरत का ख्याल रखते हो और मुझे यकीन है कि हर महीने ये सब बदल कर मेरी पसंद की नई चीजें मंगवाते हो। अरवा के दिल में एक बार फिर अपने भाई आरव के लिए प्यार उमड़ पड़ा। उसे याद आया कि पूरे कपूर मेंशन में सबसे बड़ा और सुंदर कमरा उसी का था जो आरव ने खुद अपने हाथों से सजाया था। फ्लैशबैक चलता है। जब सरवा ने पहली बार ये कमरा देखा था तो वो इसे पाने के लिए बेताब हो गई थी। यहाँ तक कि उसने अरवा को भी मना लिया था कि वो ये कमरा उसे दे दे, लेकिन आरव ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने अरवा को अपनी कसम देकर रोक लिया और साफ कह दिया, ये कमरा सिर्फ मेरी बहन का है और हमेशा उसी का रहेगा। फ्लैशबैक समाप्त। अरवा की आंखें थोड़ी नम हो गईं, लेकिन होठों पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी। ये मुस्कान थी उस प्यार और अपनापन की जो उसे अपने भैया से मिला था। अरवा अब बिना ज्यादा कुछ सोचे बड़ी खूबसूरती से तैयार हो चुकी थी। उसने आज एक सफेद रंग का सलवार सूट पहना था जिस पर बारीक डायमंड वर्क किया गया था। वो चमकते डायमंड्स उसके लुक में चार चांद लगा रहे थे। मेकअप के नाम पर बस हल्का सा लिप ग्लॉस लगाया गया था और फिर भी अरवा किसी कयामत से कम नहीं लग रही थी। अब वो अपने बाल संवारने के लिए कमरे में आई ही थी कि तभी दरवाजा धीरे से खुला और उसका भाई आरव अंदर आया। आरव हर रोज सुबह 8 बजे अरवा के कमरे में आता था, ये देखने कि वो आराम से सो रही है या नहीं, क्योंकि नई अरवा और पुरानी अरवा दोनों को ही इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज थी तो वो थी नींद। लेकिन आज जब आरव आया तो बिस्तर खाली था। वो नजरें घुमा ही रहा था कि तभी उसे आईने के सामने खड़ी अरवा दिखी जो अपने लंबे सुनहरे बाल संवारने की कोशिश कर रही थी। वैसे अरवा को देखकर इसे बाल संवारना नहीं बल्कि बालों में उलझना कहना ज्यादा सही होगा। पिछले जन्म में अरवा के बाल छोटे हुआ करते थे, लेकिन यहाँ तो उसके बाल घुटनों से भी नीचे तक आ रहे थे और उन्हें संवारते संवारते वो कब उनमें उलझ गई उसे खुद भी पता नहीं चला। अरवा की पीठ आरव की ओर थी, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को अब तक देखा नहीं था। अरवा के बाल बचपन से ही आरव संवारा करता था, क्योंकि अरवा को लंबे बाल तो पसंद थे पर उन्हें संवारना बिल्कुल नहीं। इसलिए भाई ने ही धीरे धीरे एक बढ़िया हेयर स्टाइलिस्ट बनना सीख लिया था अपनी बहन के लिए। आज पहली बार आरव ने अरवा को इतनी सुबह तैयार होते देखा, वो भी ट्रेडिशनल ड्रेस में। पहले तो उसे हैरानी हुई, लेकिन बिना ज्यादा कुछ कहे वो अरवा के पास चला गया। जैसे ही अरवा ने आईने में अपने पीछे आरव को आते देखा, वो हल्के से मुस्कुराकर पीछे मुड़ी। अब जाकर आरव की नजर अपनी प्रिंसेस पर पड़ी। आज अरवा इतनी हसीन लग रही थी जैसे कोई परियों की रानी हो। आरव तो बस उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखों में चमक थी, खुशी थी, कुछ खोया हुआ वापस पाने का सुकून था और बेहिसाब प्यार। उसे लगा जैसे 2 महीने बाद आज उसकी छोटी बहन, उसकी रोशनी, उसकी जान सच में वापस आ गई है। फ्लैशबैक शुरू। उसे याद आया जब अरवा ने पहली बार खुद को पूरी तरह बदला था, एकदम बोल्ड, नई सोच के साथ, तो पूरे घर ने उससे दूरी बना ली थी। अरवा ने सबको साफ कह दिया था कि जब तक उसे अपनी मर्जी से जीने की आजादी नहीं मिलेगी वो किसी की बात नहीं मानेगी। सब गुस्से में थे, लेकिन आरव, वो बस चुपचाप बैठा रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस पहली बार बिना अरवा से बात किए ऑफिस चला गया। उस दिन अरवा ने पूरा दिन रोते हुए बिताया था। सरवा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अरवा अपने लंबे बाल कटवा ले, लेकिन अरवा को अपने बालों से बेइंतहा मोह था, इसलिए उसने उन्हें कटवाया नहीं, बस गुस्से में हरे रंग में रंगवा लिया था। फ्लैशबैक समाप्त। अरवा ने धीरे से कहा, भैयों शुक्र है आप आ गए।
प्लीज मेरे बाल बना दीजिए, आपको तो पता है मुझे खुद से बनाना बिल्कुल नहीं आता। आरव मुस्कुराया और सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर उसने अरवा को कुर्सी पर बिठाया और करीब 10 मिनट में एक खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बना दिया। जब अरवा ने आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे किसी प्रोफेशनल ने बाल बनाए हों। आरव ने उसके सुनहरे बालों को सामने से फूल जैसी आकृति में सजाया था और पीछे कुछ प्यारी सी छोटी बनाकर बाकी बाल खुले छोड़ दिए थे। आरव ने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसे भी डॉक्टर खान ने अरवा की तबीयत के बारे में बता दिया था। आरव ने अरवा के माथे पर एक प्यार भरी छोटी सी किस दी और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आया, डाइनिंग टेबल की ओर। मेरे प्यारे पाठकों, आज का अध्याय थोड़ा छोटा रहा, इसके लिए मैं दिल से माफी चाहती हूँ। थोड़ी थकावट महसूस हो रही है, लेकिन कल इसकी भरपाई मैं जरूर करूंगी, ये वादा रहा। और हाँ, कल का अध्याय बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि जिसका इंतजार मुझे भी है और शायद आपको भी, वो कल के अध्याय में सामने आ सकता है। लेकिन एक बात कहूँ, मैं आप सबसे थोड़ी सी नाराज भी हूँ। इतने समय से मैं दिल लगाकर लिख रही हूँ, हर शब्द में अपने जज्बात डाल रही हूँ, पर अब तक किसी का भी टिप्पणी नहीं आया। जरा सोचिए, आपका एक छोटा सा संदेश भी लिखने वाले के लिए कितनी खुशी और उम्मीद बन सकता है। इसलिए कृपया बताइए, आपको ये कहानी कैसी लग रही है। आपके शब्द मेरी ताकत हैं। तो फिर मिलते हैं कल के जबरदस्त अध्याय में। ढेर सारा प्यार, आपकी लिखने वाली दोस्त। डाइनिंग टेबल पर आज